ओके, वी आर लाइव। एजु सीकर में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं टॉप 50 टॉपिक्स जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। और एग्जामिनर के ये फेवरेट कैसे हैं वो बस हमने समझना है। उसको समझने के लिए हम पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट 17 पेपर्स हमने उठा लिए हैं, यानी जब से नेट का नया सिलेबस ऐड हुआ है 2018 में, तब से लेकर अब तक। अब तो नया सिलेबस नहीं रहा, वो पुराना ही हो गया। 17 पेपर जितने हो गए हैं उनका एक एनालिसिस करके देख लेते हैं। फिर हमें उससे पता चल जाता है कि कितने कितने भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है, कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसका टोटल करके देख लो। और वहाँ से फिर ये हीरो और विनिंग टॉपिक जो है निकल कर आते हैं, जिसको हम टॉप 50 टॉपिक्स कहते हैं। टॉप 50 टॉपिक्स की ऐसे हमने लिस्ट निकाल ली है। इस लिस्ट में जो है हम एक एक करके इस लाइव सेशंस में कवर करते जा रहे हैं। 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हमने पोस्ट और मॉडर्निज्म जो है उसको कवर करना है। तो लेकिन इस सीरीज के एंड होने में हम सिर्फ 50 टॉपिक्स नहीं कवर कर रहे हैं। हम क्या कवर कर रहे हैं, हम 2000 प्लस फैक्ट्स को कंसोलिडेट कर जाएंगे। क्योंकि इस सीरीज में जितने हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो 2000 प्लस फैक्ट्स हमारे पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए इस सीरीज को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। फिर फैक्ट्स नहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्ड होती है सीरीज को देखते देखते। तो 200 प्लस तो कॉन्सेप्ट्स ही बहुत अच्छे से आपके कंसोलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक में कितने सारे कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल आज पोस्ट मॉडर्निज्म की हम वीडियो को देखने वाले हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। डीकंस्ट्रक्शन का आ जाता है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का आ जाता है, नॉलेज एंड पावर फूको का आ जाता है। तो ऐसे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो इसलिए टॉपिक 50 हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स कई सारे हो जाते हैं। 200 तो एक रफली सा नंबर है, इससे ज़्यादा ही हम कवर कर रहे होंगे। 100% हाईली रिपीटेड टॉपिक्स का जो सिलेबस है ना, जो बार बार आते हैं, और आपको भी देखना होता है ऐसे कौन से कोर टॉपिक्स हैं जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो हमने उसको कवर कर लेना है, डन कर लेना है। अंजलि कह रहे हैं गुड इवनिंग। अंजलि गुड इवनिंग। और अंशु शर्मा कह रहे हैं कि 50 टॉपिक्स नहीं, और भी टॉपिक्स अगर पढ़ाए जाएँ तो मज़ा आ जाएगा। तो चैनल पर शायद आपने अंशु क्या नाम है, अनु शर्मा आपने शायद वीडियोस नहीं देखी है। 400 प्लस वीडियोस है, इतने सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर रखे हैं, कितनी सारी मैराथॉन्स है, कितने ही PYQs, कितने ही MCQs है, वो सारे पहले कंप्लीट करके आइए। फिर आपको समझ आएगा कि आपकी होलिस्टिकली कितनी तैयारी जो है कवर होगी है। गुड इवनिंग बाकी लोगों को भी। अभी है हेलो, और सुनील है गुड इवनिंग। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि डीकंस्ट्रक्शन इसमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर आपने दे देना है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस भी लगाई जा सकती है, इवन अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये सबसे इजी है। हाँ, चार लगा दिया ना, 4 ही कहना चाहिए था, क्योंकि हम पढ़ ही पोस्ट मॉडर्निज्म रहे हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स बात है ना, ऑब्वियस बात है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ही ये क्वेश्चन जुड़ा होगा। ऊपर टाइटल में ही पोस्ट मॉडर्निज्म लिख रखा है, तो ये क्या बच्चों जैसी चीज़ है, ये तो बच्चों जैसी चीज़ है। तो डीकंस्ट्रक्शन वैसे ही पता होता है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म एज एन आइडियोलॉजी के साथ तो एसोसिएटेड है, लेकिन आइडिया किस थिंकर ने दिया था, तो जैक दरीदा ने इसको दिया था। तो जैक दरीदा नाम जहाँ पर सुनते हो डीकंस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाता है। तो डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली करता क्या है। अब मैं कह रहा था ना कि साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट्स भी कवर करते हैं, सिर्फ हमारा फैक्ट कंसोलिडेट करना ही पर्पस नहीं है। अब ये डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो आपको हमेशा ही क्लियर हो जाएगा। लगते हैं 1-2 मिनट है समझने में, बहुत टाइम बचता है ऐसी सीरीज़ में जब साथ साथ आप चीज़ों को समझ लेते हो। डीकंस्ट्रक्शन कहता है, देखिए कोई भी आइडिया, टेक्स्ट हो गया, कोई भी आइडिया, कोई भी सोसाइटी में बात कही जा रही है, सोशल स्ट्रक्चर है, कोई फिक्स्ड है नहीं, किसी के मीनिंग स्टेबल होते ही नहीं है। मीनिंग्स जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है बदलते रहते हैं। सोसाइटी चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, मीनिंग बदल गया, ठीक है। लोकेशन चेंज करो, एक ज्योग्राफी से दूसरे जाओ, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो कोई भी यूनिवर्सल अप्रोच नहीं होती है। किसी वर्ड का एक सिंगल मीनिंग भी नहीं हो सकता, उसके कितने सारे ही मीनिंग हो सकते हैं। ये तो आपको PK में वो डायलॉग याद होगा, उसमें PK आमिर खान जो कहते हैं कि अच्छे के कितने मीनिंग होते हैं,
तो वो अच्छा वर्ड जो है ना, वो अच्छे को डीकंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा ऐसा है, अच्छा हमें बता रही हो, अच्छा ये करेगा, तो अच्छे अच्छे से इमोशनल ऐड करते जाओ, टोन से कितने मीनिंग निकल रहे हैं। तो वो अच्छे वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करके बता रहा है इन इजी वे। लेकिन यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शन थोड़ा फार बेटर, मतलब बहुत ही फिलोसफिकल आइडिया नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में भी आपको सोचने में मजबूर करेगा जब आप सोचोगे। वो कहता है डीकंस्ट्रक्शन करने से ना इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस दिखती है हमें, हिडन अजम्पशंस दिखती है, यानी कुछ चीज़ें अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ें दिखती है। पावर रिलेशंस दिखने लगते हैं कि कौन कैसे बात कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? अब आप कहोगे कैसे हिडन अजम्पशन? मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां पर पूछा गया है फादर ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन क्यों नहीं पूछी गई? फादर ऑक्यूपेशन, क्या ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फादर ही काम करते हैं, मदर काम ही नहीं करती, मदर तो होती ही है, हाउस वाइफ है, या मदर का काम पूछना ही क्यों है? तो ये है हिडन अजम्पशन, ये है जेंडर बायसनेस, ये है पावर रिलेशन। यहाँ से ही शो हो जाता है जब ऐसी चीज़ें आ जाती है कि कौन लिख रहा है फॉर्म, उसकी सोच क्या है, वो समझता कैसे है, कैसे देख रहा है चीज़ों को, तो वैसी चीज़ें अज्यूम करके जा रहा है। तो आपने एक दो टेक्स्ट, फादर ऑक्यूपेशन, दो वर्ड से डीकंस्ट्रक्ट कर लिया कि कितनी इंटरनल इसमें अजम्पशंस अज्यूम की गई है, कितनी कॉन्ट्राडिक्शन पाई जा रही है, कौन से बाइसेस पाए जा रहे हैं, चीज़ों को कैसे देखा जा रहा है, कैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट से चीज़ों को समझा जा रहा है। तो ये डीकंस्ट्रक्शन हमें समझाता है। तो डीकंस्ट्रक्शन अपने आप में बहुत ही उम्दा मेथड है चीज़ों को देखने का, परखने का। मतलब आप कहते हो ना बाल की खाल उदाड़ना, ठीक है, ये वर्ड होता है। तो डीकंस्ट्रक्शन वही करता है, टेक्स्ट उठाता है, चीर फाड़ कर देता है पूरा कि क्या है, मुझे बताओ क्या कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें। तो ग्रैंड नैरेटिव की अप्रोच को रिजेक्ट करता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज़ों को रिजेक्ट करता है, यूनिवर्सल फाउंडेशन, ये जो आप भारी भरकम से वर्ड सुन रहे हो ना, ग्रैंड नैरेटिव क्या है, आगे चलकर ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी समझाने वाला हूँ। तो पोस्ट मॉडर्निज्म डिफ़िकल्टी इसीलिए लगता है कि ये समझा नहीं जाता, समझाया नहीं जाता है, अपने आप में है इजी, वो सारी बातें क्लियर और साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कर रहे हैं। ग्रैंड नैरेटिव में आपको बताने वाला हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो कहते हैं ना कि वेस्टर्न नॉलेज जो क्लेम करती है कि ट्रूथ हमारे पास ही है, ठीक है, और इंडिजीनियस अदर नॉलेज सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उनके सही नहीं है। वो कहेंगे डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो बेस्ट ही डिक्लेयर करी जाएंगे। तो और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती होगी, तो उनको भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होते पोस्ट मॉडर्निस्ट, यही चीज़ें तो चैलेंज करते हैं। अब ग्रैंड नैरेटिव क्या है, ये तो अब आगे चलकर ही मैं आपको समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमने यही चीज़ को तो समझना है। कहते हैं ये आइडिया किसने प्रपोज किया है? इनक्रूडेलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, ठीक है। तो ये आइडिया किसने प्रपोज किया? नीचे आपको ऑप्शन दिए गए और आपने आंसर करना है। आप जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि जिन्होंने चीज़ों को रट्टा मार लिया होगा या याद कर लिया होगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। तो एक एक करके सब आंसर कर रहे हैं। यस, ये लोतार का आइडिया है, जॉन फ्रांसवा ल्योतार, ठीक है। जीन फ्रेंकोइस ल्योतार्ड लिटरली पढ़ने में आता है, लेकिन जब हम फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं तो ये जॉन फ्रांसवा ल्योतार बन जाते हैं, डी साइलेंट हो जाता है। अब ये तो समझ आ गया। क्या कोई समझा सकता है कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है इनक्रूडेलिटी, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो हमने याद कर लिया, रट्टा मार लिया। इनक्रूडेलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, मेटा नैरेटिव ही क्या है? जहां तो आप इनक्रूडेलिटी को लिखकर बता दो मुझे, या मेटा नैरेटिव को बता दो क्या है, ठीक है। ये पता चल जाएगा अभी आपको कितना पता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बताइए कि इनक्रूडेलिटी क्या है, मेटा नैरेटिव क्या है? कोई भी एक स्टूडेंट लिख सकता है, तो बताइए। या देश की शिक्षा का हालात वैसा ही है जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बुरे हाल है भाई? तो देश की शिक्षा का हाल कैसा है वो आज ही पता चल जाएगा। मेटा नैरेटिव यूनिवर्सल लॉ है। तो क्या यूनिवर्सल लॉ नहीं होते हैं? ग्रेविटी के लॉज यूनिवर्सल है, क्या वो यूनिवर्सल नहीं है? क्या फिजिक्स के लॉ यूनिवर्सल नहीं है? दूसरे देश में जाओगे तो फिजिक्स के कोई और लॉ आ जाते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म वो रिजेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म? तभी तो समझ नहीं आता, वो साइंस को रिजेक्ट करी जा रहा है।
क्या चैलेंज कर रहा है? देश की शिक्षा का हाल बुरा है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट यहाँ से जस्टिफाइड हो जाता है। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई फिक्स ट्रूथ नहीं है, ठीक है, समझ गए। वो भी एक ही बोल रहा है क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ें सुन रखी है। इनक्रेडिलिटी है रिजेक्शन, अनएबल टू बिलीव समथिंग ब्लाइंडली, ठीक है, धीरे धीरे करके अब आंसर आ रहे हैं। शिक्षा की हालत थोड़ी सुधरने लगी है, 1 मिनट में ही सुधरने लगी है, बढ़िया। और इसके अलावा ग्रिलिंग तो पूरी होगी भाई, ऐसे कैसे भाग जाओगे? क्वेश्चन किए, सॉल्व किया, बस आंसर दिया, हो गया, डन काम। ओके, मेटा नैरेटिव्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडियोलॉजीज। क्या मेटा नैरेटिव्स का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सली आइडियोलॉजीज एक्सेप्ट कर ली गई है? क्या कम्युनिज्म एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडियोलॉजी है और कम्युनिज्म की धारणा मेटा नैरेटिव इसका मतलब नहीं है अगर उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया? दिस इज द थिंग। अनएबल टू बिलीव समथिंग ब्लाइंडली, ये सही लिखा है, ठीक है, ये इनक्रेडिलिटी का मतलब है। लेकिन मेटा नैरेटिव का जो मतलब होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग अनबिलीवेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हाईली इम्प्रोबेबल। ये तो डिक्शनरी वाली डेफिनेशन पूरी लेकर आए हैं अंजलि, ठीक है। इनक्रेडिलिटी की डेफिनेशन ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो, ये जो जॉन फ्रांसवा ल्योतार हैं, इनकी राइटिंग है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो 1979 में आती है। और इन्होंने ये आइडिया दिया है इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। ट्रुथ का मतलब कहते यही है। सत्य क्या है? सत्य कहते यही है कि हम ये चीज़ों पर विश्वास ना करें जो मेटा नैरेटिव्स बोल कर कह रहा है। अब मेटा नैरेटिव्स क्या है? मेटा का मतलब होता है बड़ा, मेटा, और नैरेटिव का मतलब होता है कहानी, स्टोरी, ठीक है। और यहाँ पर किस स्टोरी या किस कहानी की वो बात कर रहे हैं? यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उन थ्योरीज की, उन आइडियोलॉजीज की जो अपने आप में ये कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजीज में, हमारी थ्योरी में सब आंसर है, हर प्रॉब्लम के सल्यूशन है, हर चीज को हम बता सकते हैं। तो यही है कि इनक्रेडिलिटी। आप ऐसी मेटा नैरेटिव्स को जैसे बताए जा रहे हैं, ऐसी थ्योरीज, अब कौन सी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये क्लेम्स करती है कि हमारे पास हर चीज के ही आंसर है। सोसाइटी में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें उसके आंसर्स पता है। तो हर चीज के आंसर होना और हर चीज सत्य मान लेना उस थ्योरी में, यही है कि कोई भी थ्योरी अपने आप में फिक्स्ड नहीं है। और दूसरी चीज है, उनके पास हर चीज का सत्य नहीं, उनके पास बहुत सारे लेंसेस, मिथ्स है। यही पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है, क्योंकि हर थ्योरी के पास हर तरह के लेंस नहीं हो सकते और सोसाइटी में प्रॉब्लम समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेंसेस से चीज़ों को देखना पड़ता है। तो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना ही ठीक है। इसलिए कहते हैं इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, कि आप मेटा नैरेटिव जैसी थ्योरीज को जो है संदेह की नज़रों से देखें। स्केप्टिसिज्म आप में होना चाहिए। तो चाहे वो एनलाइटनमेंट हो जाए, उसकी रैशनैलिटी का जो है वो ढोल बजाया जाता है, उसको ले लीजिए, मार्क्सिज्म को ले लीजिए, और ये सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है, ट्रिकल डाउन थ्योरी ले लीजिए, ठीक है, कि ऊपर वाले जब कमाने लगते हैं नीचे अपने आप पहुंच जाएंगे, ये सारी थ्योरी है। स्पिल ओवर इफेक्ट की थ्योरी है लिबरलिज्म की, बहुत सारी अदर थ्योरीज दी है, फ्री मार्केट दी है, इनविजिबल हैंड की थ्योरीज दी है। मार्क्सिज्म ने कितने दिए? क्लास नज़रिए से देखता है, हर जगह पर क्लास कन्फ्लिक्ट से चीज़ें नहीं समझी जा सकती है, कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व उसमें होने लगते हैं, ठीक है। रिलीजन कन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें आ जाती है, कास्ट कन्फ्लिक्ट इंडिया में आ जाती है, तो हमेशा क्लास वाले एंगल से चीज़ें नहीं देखी जाएगी। तो ये कहते हैं, ये जब क्लेम्स करती ना ऐसी थ्योरीज की, यूनिवर्सल ट्रुथ पता है कि हमने एक ऐसी मेटा थ्योरी बिल्ड कर ली है, सब जगह पर लगा लो, फिट हो जाएगी, इसी चीज़ को तो चैलेंज करते हैं। और यही चीज़ पे ल्योतार हमें समझा रहे हैं कि अब मेटा नैरेटिव्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है। मेटा नैरेटिव्स को अब संदेह की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है, और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में वो यही कह रहे हैं। अब समझ आया इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव क्या है? अगर आया है तो यस लिखिए, अगर नहीं आया तो मैं बैठ के फिर और समझाऊंगा। पुर्तिक,
पुर्तिक है ना आपका नाम, पुर्तिक शर्मा, यस वो यस कह रहे हैं। तो एक ही स्टूडेंट को समझ आया है क्या? अंजलि को भी क्लियर है, ठीक है। सुनील को भी क्लियर है, ठीक है, यस हो गया। ओके, तो समझ आया अब कि क्या कह रहे थे वो, इनक्रूडैलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। चलो, मोहम्मद को भी समझ आ गया। तो यही चीज वो समझा रहे हैं लोतार, स्केप्टिसिज्म की तरफ देखा जाता है, संदेह की नज़रों से देखा जाता है ऐसी ग्रैंड थ्योरीज को, ऐसे मेटा नैरेटिव को। इनक्रूडैलिटी का वर्ड मतलब संदेह की नज़रों से देखना, जिस चीज़ पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं किया जाए। तो फाइनली ये चीज़ समझ आ गई, पर्पस कंप्लीट हो जाता है वीडियो का अगर ये इतना ही कंसेप्ट समझ आ जाए डीकंस्ट्रक्शन का, और ये इनक्रूडैलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव को वो क्या कह रहे हैं। दो लिस्ट है, इनको आपने मैच करना है। ये भी अपने आप में इजी क्वेश्चन है। कर लोगे मैच? इज जस्टिस इन ग्रैंड थ्योरी सर। अब वो जस्टिस की जो थ्योरी है वो हर आइडियोलॉजीज देने की कोशिश करती है। अब मार्क्सिज्म का जस्टिस का आइडिया अपना है, मार्क्स का लिबरल सेंस ऑफ जस्टिस अलग है, कम्युनिटेरियन सेंस ऑफ जस्टिस अलग है। तो जस्टिस अपने आप में ग्रैंड थ्योरी नहीं है, जस्टिस एक पार्ट है, बहुत सारी ग्रैंड थ्योरीज जस्टिस को समझने की कोशिश करती है। 1 1 1 1 सबने आंसर दे दिया है, 1 इज द राइट आंसर, ठीक जा रहे हो आप। एटलीस्ट आपको फैक्ट जो है वो तो रट चुके हैं कि थॉमस हॉब की जो है बुक है लेवाइथन है, 1651 में आई है। ये वो बुक है जहां पर वो स्टेट के डंडे को जस्टिफाइड कर देता है कि स्टेट डंडे मारेगी, स्टेट लाठी चार्ज कर सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हो सकती है। कहते हैं अगर वो करेगी नहीं ये सब तो तुम लोग तो मारधाड़ करने लगोगे, चोरी डकैती करने लगोगे, तुम तो स्टेट ऑफ नेचर क्रिएट कर दोगे। स्टेट ऑफ नेचर आपको पता है, पुअर लाइफ हो जाएगी, नास्टी हो जाएगी, ब्रिटिश हो जाएगी। ये सारे वर्ड थॉमस हॉब्स यूज करते हैं, क्लासिक टेक्स्ट उनका है, बहुत फेमस है। इमैनुअल कांत है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है 1781 की राइटिंग है। इसमें वो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, फिलॉसफी को, मेटाफिजिक्स को, बेसिकली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स की भी बात करते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में वो बात करते हैं। मिशेल फूको आते हैं, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इनकी राइटिंग है, लेकिन इसका जो सब टाइटल है वो भी है एन आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस, वो भी जरूरी है याद रखना, 1966 में आता है। ये ना ऑर्डर ऑफ थिंग्स में ये एग्जामिन करते हैं कि नॉलेज सिस्टम कैसे अब तक का डेवलप हुआ, हिस्टोरिकली ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग आई है अब तक, हम जहां पहुंच गए अब तक, मतलब 1966 में वो लिख रहे हैं, वो डेवलप कैसे हुई, उन्होंने कैसे चीज़ों को समझा और किसने समझाया, और क्या वो समझ पाए, क्या उसमें पावर रिलेशन इन्वॉल्व थे। नॉलेज हमेशा पावरफुल लोगों ने अपने हिसाब से प्रोड्यूस की है, सो डैट बाकी लोग ओबीडियंट रह सके, उनके फॉलोअर रह सके, उनकी बात को सुन सके, मान सके। क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस की हमने बिल्ड कर दी है कि वो ज़्यादा रिबेलियस नेचर के नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा ही सोसाइटी की तरफदारी करेंगे, सोसाइटी के जैसे पैरामीटर्स उनको बनाकर दिए जाते हैं जो फ्रेमवर्क, उसको फॉलो करेंगे। तो ये है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से, कैसे आई। ऑर्डर ऑफ थिंग्स में, आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस में उन्होंने इस चीज़ पे डिटेल में बात की है। नेओमी क्लेन जो है ऑन फायर की राइटिंग 2019 की राइटिंग है, जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, ठीक है। उसमें वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को वो डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। अनामिका कह रहे हैं जीआईसी का उन्होंने जो है क्वालिफाइड कर रखा है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच सर, कैन यू गाइड फॉर द मेन आंसर राइटिंग। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज पिन कर दिया है, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हमने जीआईसी के बारे में। आप उसके बाद जो मेंस में जाने वाले क्या क्या करना है वो देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एजुसीकर डिस्कशन ग्रुप, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है इस वीडियो की, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप सारी सजेशंस वहाँ पर देख सकते हैं, पिन मैसेज जाकर वहाँ पर देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, असर्शन और रीज़न को लेकर है, और ये क्वेश्चन अपने आप में एक आसान क्वेश्चन नहीं है, खासकर अगर आप इसकी गरिमा को, सीरियसनेस को ना समझ पाए तो। लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर करना शुरू कर देते हैं। चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, पोल नहीं दे रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, पढ़िए, तब तक मैं पानी पीता हूं।
पहला आंसर आ गया हमारे पास, ए आंसर है, पुर्तिक कह रहे हैं। पुर्तिक है या पर्तिक है? ओके, सिर्फ एक ने ही आंसर दिया है, बाकी क्या श्योर नहीं हो पा रहे हैं अभी? अंजलि ने दिया है फोर्थ, उनके अकॉर्डिंगली ये करेक्ट नहीं है, और आर जो है वो करेक्ट है। सुनील ने दिया है ए। ठीक है, बाकी लोगों को भी देख लेते हैं। फिर से 4, अभी 4 कह रहे हैं, शिक्षा 1 कह रहे हैं, शिखा 1 कह रहे हैं। तो ये 1 और उसके बाद फिर से कोई आएगा जो कहेगा 4 है। 1 और 4 में कंफ्यूज हो गए हैं। चलो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट इसका राइट आंसर है, दोनों ही अपने आप में ट्रू है, और जो असर्शन है और जो रीज़न दिया गया है, रीज़न जस्टिफाइड कर पा रहा है असर्शन को, उसको फर्दर एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें समझनी है कि असर्शन और रीज़न आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। और ये कोई मेरा क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ है, यानी NTA ने ऐसा एक क्वेश्चन भी बनाए हैं एक टाइम पर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अब तो वो थोड़े से उटपटांग से क्वेश्चन भी बनाता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। जिनकी अंडरस्टैंडिंग आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के कॉन्सेप्ट की अच्छी होती तो वो इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि मॉडर्न टाइम में हिस्ट्री इज नॉट सिंपली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स और ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स, बट रैदर इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, अभी मैं रीड कर रहा हूँ फिर मैं समझाता हूँ, दीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स इनटू लास्टिंग मॉन्यूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं हिस्ट्री में किसी तरह का भी हमें कोई रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पास्ट कुछ इवेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, संभाल कर रखते हैं। लेकिन कहते हैं संभालना ही सिर्फ काम नहीं है, हम इन सब चीज़ों से बनाते क्या है, लोगों को बताते क्या है, लोगों की वैल्यूज समाज की, ठीक है, और उनके बिलीव्स और उनकी समझ इतिहास को लेकर वो बिल्ड करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम उन डॉक्यूमेंट से मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मूर्तियां बनाने लगे हैं, कोई किले बनाने लगे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे। मॉन्यूमेंट्स का मतलब यही है कि पास्ट को हम प्रेजेंट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको समझा कैसे रहे हैं, दिखा कैसे रहे हैं। हो सकता है हम कुछ चीज़ों को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। क्या हमारे में इतनी समझ है कि जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लिखे थे जो हमारे पास आज पहुँचे हैं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट से लिखे थे, क्या इंटेंशन से लिखे थे, क्या पर्पस से लिखे थे, किस पावर में कोई बैठा था और उसने लिखे, और उसने कौन से सच छुपाए थे, क्या ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है? ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन की जाती है। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का ये कॉन्सेप्ट जो कॉइन किया है मिशेल फूको ने, फ्रेंच फिलोसफर है, वो इसी चीज़ को तो क्वेश्चन करते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहते हैं हमने ये चीज़ देखनी होती है कि नॉलेज प्रोड्यूस कैसे की गई है। सिर्फ दस्तावेज संभालना हमारा काम नहीं है, उसको प्रोड्यूस किससे किया गया है, कौन कर रहा है, किस पर्पस से कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़, उसकी भावना, इंटेंशन क्या थी, क्या चीज़ कब लिखी गई है, क्या कंट्रोलिंग करने के सेंस में लिखी गई है, डोमिनेट करने के सेंस में लिखी गई है, या हिस्ट्री इस तरह से प्रेजेंट दिखाई कि ये यही है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का नाम ही नहीं है, इंडिजीनियस कम्युनिटी का नाम ही नहीं है, राजे महाराजे ही कवर कर दिए गए हैं, लेबर सेक्शन है ही नहीं, जो विमेन ने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका कुछ है ही नहीं। तो हम ये चीज़ अगर समझने लगे तो हम दुनिया को कैसे समझते हैं वो भी चीज़ें हम शेप कर पाएंगे। तो नॉलेज प्रोड्यूस कैसे की जाती है, ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में हमें समझने को मिलता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब आप वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा है हमारे टाइम में हिस्ट्री जो है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं मॉन्यूमेंट्स में, हमने इसको समझ लिया, ये ठीक है। रीज़न में कहा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स तो ठीक है बिल्ड कर दिए, आपने दिखा दिया पास्ट ऐसा है, लेकिन किसने प्रोड्यूस किया, क्या चीज़ें प्रोड्यूस की, कौन कर रहा है, ठीक है, इस पे जब चर्चा करने लगते हैं वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उस चीज़ों को डिस्कवर करता है।
तो यही सारी चीज़ें जो है असर्शन रीज़न आपस में बिल्कुल कनेक्टेड दिखते हैं और वो राइट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है। तो यस, ये चीज़ अब आपको आ गई है समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोता का क्वेश्चन है और आपने बताना है वो इनमें से किन कॉन्सेप्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। ये भी बहुत ही अजीब क्वेश्चन है आपके लिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का क्वेश्चन या तो इजी आता है या टेढ़ा क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। लेट्स सी कितने लोग इसको समझ पाते हैं। AB085 मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। पुर्तिक कह रहे हैं, पुर्तिक फिर से फास्ट हैं। 2 आंसर है इसका। अंजलि भी 2 कह रहे हैं, सुनील भी 2 कह रहे हैं। ठीक है जी, अभी 1 कह रहे हैं, सिद्धार्थ 2 कह रहे हैं और शिखा कह रहे हैं 1। तो 1 और 2 में ज़्यादा आ रहे हैं और 2 ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सेकंड ही है, A, B और D। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट WPT कल नहीं, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा पेपर 1 के बाद, मे बी ट्यूसडे को हम मिलने वाले हैं क्योंकि वीकेंड ऑफ होता है। तो उसमें हम WPT प्लेटो का शुरू करने वाले। पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉलिटिकल थ्योरी के जो हमारे मेजर टॉप स्कोरिंग टॉपिक थे उसको कवर कर लिया। अब समझते हैं कि इस आंसर में ये सेकंड कैसे है। लैंग्वेज गेम किसके साथ एसोसिएटेड है? पहले तो ये टर्म समझ लीजिए कि ये एक्चुअली ओरिजिनली एसोसिएटेड है लुडविग विटगेनस्टाइन के साथ। इनकी एक बुक है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने इसमें ये आइडिया लैंग्वेज गेम का दे रखा है। लैंग्वेज गेम का मतलब ये है कि लैंग्वेज के कोई फिक्स रूल होते नहीं है, डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। एक ही वर्ड के कितने मीनिंग्स जो है बनते रहते हैं। आज वो वर्ड का मीनिंग पॉजिटिव है, कल को नेगेटिव धारणा में बदल जाएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है सोसाइटी कौन से टाइम पर उसको कैसे यूज़ कर रही है। तो ये लैंग्वेज गेम है। यही लैंग्वेज गेम का आइडिया को अडॉप्ट किया लोतार ने। पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, आपको पता है लोतार, और उन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, उनकी जो राइटिंग है उसमें ये लैंग्वेज गेम के आइडिया को एक्सटेंड कर दिया। उसमें ये चीज़ें समझाने की कोशिश की कि कैसे बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग्स फिक्स नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इसलिए मेटा नैरेटिव्स की थ्योरीज भी जो है अपने आप को जो क्लेम कर रही है यूनिवर्सल ट्रूथ, उन्हें पता है वो नहीं पता है, वो मीनिंग्स बदल जाएंगे, संदर्भ चेंज कर दोगे, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दोगे तो बदल जाएगा। तो लैंग्वेज गेम भी एसोसिएटेड हो गया लोतार के साथ, और ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज जो सब टाइटल है उनकी बुक का, वो भी एसोसिएट हो गया। तो ऐसे A, B तो सही हो गए। अब बात आती है कि D कैसे सही है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है वो उनके साथ एसोसिएट कर जाता है। एक मिनट, वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक इसमें C जो लिखा है ना, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, ये हबरमास का आइडिया है, ये लोतार के साथ एसोसिएट नहीं करता है, लेकिन कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है उनके साथ एसोसिएट कर जाता है। कि वो कहते हैं कि कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है वो, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी, यस, ABD, बट जैसे एक्सप्लेनेशन में चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंगली, इन दिस कंटेंट कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो न्यूट्रल। ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई करना होगा। सो आई विल वेरीफाई और कमेंट में मैं इसको बता दूंगा जब सेशन ख़त्म होगा कि कम्युनिकेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है लोतार के साथ एक्चुअली एसोसिएट करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, या इसलिए करता है क्योंकि वो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन से तो समझ आ रहा है कि वो इस चीज़ को पॉसिबल नहीं मान रहे हैं, तो ये चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसको हम लीव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट और आपने बताना है कि कौन कौन सी एसोसिएट कर रही है। मेटा नैरेटिव, लोकल नैरेटिव, प्लूरलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन, ये 4 चीजें हैं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। प्रतीक फिर फास्ट है। सेकंड आंसर ओके जी।
त्रिपति सेकंड कह रहे हैं, सिद्धार्थ सेकंड कह रहे हैं, सुनील सेकंड कह रहे हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों ने इसको सेकंड ही कहा है, तो राइट आंसर सेकंड है। राइट आंसर सेकंड है, आपने इसको सही गैस किया है। इसको मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ। पोस्ट मॉडर्निज्म लिखा है रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं है, वो मॉडर्निज्म का काम था। अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया है, तो इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट कोई रिएक्शन में काम नहीं कर रहा, तो ए तो कैंसिल आउट हो जाता है। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइज करता है प्लूरलिज्म को। यस, वो कहता है कि मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं, तो इसलिए प्लूरलिज्म तो अपने आप ही रिकॉग्नाइज हो गया। फिर वो मेटा नैरेटिव्स को क्रिटिसाइज करता है, लोतार का आइडिया अभी हमने देखा है, तो यस वो करता है। बी और सी तो अपने आप में ठीक हो गए। लोकल नैरेटिव को जो है वो क्रिटिसाइज करता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज द लोकल नैरेटिव्स, तो ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ आइडिया एसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि वो मेटा नैरेटिव को क्रिटिसाइज कर रहा है, लोकल नैरेटिव को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। वो रेदर कह रहा है कि लोकल नैरेटिव जो होते हैं वो भी अपने आप में सत्य हो सकते हैं, वो संदर्भ में और कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में, लोकेलिटी के हिसाब से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करोगे तो वो भी उनका अपना एक सत्य हो सकता है। मल्टीपल ट्रूथ की बात करता है ना, तो ये सारी चीज़ें। पोस्ट मॉडर्निज्म में ये तो अब समझा दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा थिंकर जो है पोस्ट मॉडर्न का थिंकर नहीं है? ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको जरूर बताना होगा। चार, ओके, चार 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 की जड़ी लग गई है। ठीक है, ये मार्क्यूस बिल्कुल आपने सही कहा, ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है। अगर हर्बर्ट मार्क्यूस पोस्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है, तो मार्क्यूस किस आइडियोलॉजी के साथ फिर एसोसिएटेड है? ये एक सवाल खड़ा होता है आपके लिए। सोचो, इसका आंसर देना। तब तक मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये मेजर थिंकर्स जितने हैं, मिशेल फुको हो गया, रिचर्ड रॉटी हो गया, निश्चय हो गया, दरिदा हो गया, लोतार हो गया, ये सारे पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस, सिद्धार्थ ने कहा है क्रिटिकल थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। सुनील कह रहे हैं पॉजिटिविज्म, या ये साथ साथ ही चलते हैं काफ़ी हद तक। फ्रैंकफर्ट स्कूल, सेकंड जनरेशन, यस बिल्कुल क्रिटिकल थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। पोस्ट मॉडर्निज्म अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है, इसको पूरा डिटेल्ड लेक्चर भी जो है ब्रह्मास्त्र 3.0 में अभी रिसेंटली मैंने उसको भी कवर कर दिया है स्टूडेंट के लिए, इन विद नोट्स और विद PYQs टॉपिक वाइज। पोस्ट मॉडर्निज्म के अब तक के जितने पूछे जा रखे हैं वो भी सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कोर्स में, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो भी आपको सारी जो है अवेलेबल हो जाएगा। हैप्पी टू अटेंड योर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, थैंक यू सर फॉर योर ऑल एफर्ट्स। अच्छा, तो मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन शायद आप पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो 3.0 में ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वो भी शुरू हो चुकी है 18 जुलाई से। 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, पेपर 1 की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है। इस बार दोनों मिक्स नहीं की है, तो चॉइसेस है आपके पास कौन सी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रह्मास्त्र 3.0 पॉलिटिकल साइंस में एनरोल करते हो तो पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र 3.0 पेपर 1 में करते हो तो पेपर 1 की मिल जाएगी, साथ में अपने आप ही एडेड हो जाएगी। अगर आप दोनों कॉम्बो पैक लेते हो जिसमें जस्ट 1000 रुपये ही एक्स्ट्रा देने होते हैं, तो आपको दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कॉम्बो पैक हमेशा ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। इसके लिए रणभूमि 100 आप अर्ली बर्ड ऑफर का कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, अगर इसको आपने सेपरेटली हमारे साथ टेस्ट लगाने हैं। और सिमिलरली अगर ब्रह्मास्त्र 3.0 में एनरोल करना है तो अर्ली 2000 कोड यूज़ करके 2000 फ्लैट रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो। ये भी ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अभी तो चल रही है। ओके जी, यूजीसी नेट आंसर की कब रिलीज़ होगी ये पूछा जा रहा है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ओके जी, ठीक है, यूजीसी नेट आंसर की के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में आपको मैं आंसर की के बारे में भी चर्चा कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर की भी चर्चा कर लेंगे, टाइम ही टाइम है। ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी लग जाएगा आपसे। जल्दी इसलिए लग जाएगा क्योंकि ऑप्शन इतने टाइट है ही नहीं। मिस्टर प्रशांत कह रहे हैं यस बट आई नो
ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट आई वॉच यूर ऑल रिकॉर्डेड वीडियो टीयर्स वाई आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट 3 times। ठीक है प्रशांत जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लाइव में आए, लाइव में बात कर पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे। रिकॉर्डेड में इंटरेक्शन नहीं होती है, तभी लाइव करते हैं। 1 1 1 1 सबने 1 की जड़ी लगा दी है, ठीक है। 1 आंसर इज द राइट। कुछ चीज़ें तो आपके ऐसे ही होती जा रही है, मतलब ईजी हो गई है अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है। हो सकता है शायद आपको ये ना पता हो कि आइडिया ऑफ लेट कैपिटलिज्म जो है वो एक्चुअली पूछा जाता किसने दिया, तो डिफ़िकल्ट हो जाता। अब आपका अपने आप मैच हो रहा है, क्योंकि आपको 1-2 ऑप्शन मैच करने आ रहे थे। तो ये अमेरिकन थिंकर है, फ्रेडरिक जेम्सन ने दिया था। इनकी बुक है पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 की, ठीक है। तो उसमें ये आइडिया आता है, आइडिया ऑफ लेट कैपिटलिज्म। लेट कैपिटलिज्म का आइडिया अगर आपको नहीं पता, ये थीसिस काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मार्क्सिज्म की बहुत सारी थ्योरी समझाने में यूज़ किया जाता है। डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच तो जैक दरिदा ने दी, इसको हम पीछे पढ़ाए हैं। और ग्रैंड नैरेटिव का जो है कोलैप्स हो रहा है, इनक्लूडियलिटी ऑफ ग्रैंड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव, ठीक है, ये जॉन फ्रांसवा ल्योतार का आइडिया है। नॉलेज एंड पावर का जो कंसेप्ट है उनमें क्या रिलेशन होता है, उस पर जो डिटेल स्टडी और अपनी थ्योरीज और फिलॉसफी दी है वो मिशेल फूको का आइडिया है, उनके साथ एसोसिएटेड है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इनमें से कौन सा जो टर्म है वो एसोसिएट नहीं करती है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ, जो नहीं करती है वो बताना है आपने। लेट्स सी कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। आंसर आ रहे हैं। त्रिपथी कह रहे हैं 4 आंसर है जी। पुरकित कह रहे हैं 3 आंसर है, ठीक है जी। सुनील 1 कह रहे हैं, अंजलि 3 कह रहे हैं, 3 1 कुछ 4 कह रहे हैं, ठीक है। इनकरेक्ट हमने बताना है, करेक्ट नहीं बताना, ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका राइट आंसर है 4th ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंगली हिस्टोरिकल टेंडेंसीज एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन मेरा इस पे अपना एक ओपिनियन और सवाल है, वो मैं रेज करूँगा बाद में आकर, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं, यहाँ से ही समझ लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी समझ आएगा जब क्वेश्चन आपके सामने होगा। वो कहते हैं कंजम्पशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, नॉलेज पे नहीं दिया जा रहा है। यस, ये एक आइडिया पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएट करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पहले इंसान को जज किया जाता था उसके पास नॉलेज कितनी है, ज्ञान कितना है, या कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, क्या क्या दुनिया को दे सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है, बना सकता है। पहले इंसानों की ना वैल्यू और जजमेंट यहाँ पर होती थी। अब होती है कंजम्पशन। उसके पास आईफोन है, घड़ी कौन सी है, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, तो अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहा है, स्टारबक्स जा रहा है, ठीक है, फोटो डाल रहा है, तो उसका जो वैल्यू है वो इसके साथ जुड़ गई है। कपड़े कौन से पहन रहा है, कौन से ब्रांड पहन रहा है, ठीक है। कंज्यूम कितना कर पा रहा है और कितना अच्छा कंज्यूम कर पा रहा है, उसकी वैल्यू वहाँ तक जोड़ के रखी है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है हमने ये अब नया समाज क्रिएट कर दिया, उसमें एंटर हो गया, जो जितना ज़्यादा और अच्छा कंज्यूम करेगा उसकी उतनी सोसाइटी वैल्यू करने लगती है। नॉलेज कितनी है, ठीक है, क्या चीज़ें वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में, ये मैटर नहीं करता। तो ठीक है, मान लिया पहला करेक्ट हो गया, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। टोटलिटी की डीकंस्ट्रक्शन की तो बात करता है। यस, डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया आपको पता है, वो तो अपने आप ही पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ है, एसोसिएट है। और टोटलिटी की डीकंस्ट्रक्शन करता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं मानता है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें आता है कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस भी जो है उस चीज़ को लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएट किया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो जिस तरह की भी लिबरलिज्म की थ्योरी या अदर थ्योरीज ग्रेटनेस को जो है अब्सॉर्ब करती है, उसके बारे में बताती है, ठीक है, कि एक थ्योरी दी, ठीक है, वो सब जगह पर लगाई जा सकती है। कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस के आइडिया को वो रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, ये एक सवाल खड़ा होता है। इसको हमें वेरीफाई करना होगा, क्योंकि एनटीए जो आंसर लिख रहा है वो हमेशा मान्य नहीं है। फिर इसमें इन्होंने कहा है हिस्टोरिकल टेंडेंसीज जो हैं वो इनकरेक्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ, लेकिन हम
देखें तो हिस्टोरिकल टेंडेंसीज जो हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ एसोसिएट कर सकती है। रेदर कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस इसका आंसर हो तो बेटर होता है। कैसे कर सकती है? क्योंकि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज देखें, हिस्टोरिकल टेंडेंसीज में हम देखते हैं कि एक शिफ्ट मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, तो एक हमें अप्रोच दिखती है जाती हुई आगे। तो हिस्टोरिकल टेंडेंसीज जो है, हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को समझना, नॉलेज कैसे प्रोड्यूस हुई है, सारी चीज़ों को समझना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। सो हम इस क्वेश्चन को भी इनक्रेडुलिटी की नज़रों से देखेंगे, यानी संदेह की नज़रों से देखेंगे, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो एनटीए ने ऑफिशियली आंसर की दे रखी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं कि वी डोंट नो कि वो कितना सही है। ओके, सॉरी, इसका आंसर पहले ही बटन दबाया गया मुझसे। एनीवे, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ। सेकंड इसका आंसर है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ना जानने लायक है, कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होगी। जैसे बीखू पार्क मल्टीकल्चरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होगा। वेलकम मिल्का होते हैं, बीखू पार्क होते हैं, ये मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर है। फूको आपको पता है, सोसाइटी, नॉलेज, पावर, ऐसी सारी चीज़ों पर उनका काम है, ठीक है। फ्रेडरिक हैक जो है वो लिबर्टेरियनिज्म है, नियो लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी के साथ एसोसिएट करते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन एमेताई एजियोनी जो है वो कम्युनिटेरियनिज्म थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है, ये एक सवाल होता है। इजरायली अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है और फादर ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म भी जो है कहलाए जाते हैं। ये एक नई इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए, तो ये भी आपने याद रखनी है। एमेताई एजियोनी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी कुछ थ्योरीज को हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। और आई थिंक आज का पोस्ट मॉडर्निज्म का सेशन इतना ही था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ आती है। सबसे पहले हमें ये देखने को मिला, क्वेश्चन फैक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा भी आता है तो ईजी है। जब वो कंसेप्चुअल लेवल पर चीज़ों को लेकर जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो क्वेश्चन टेढ़े हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। असर्शन रीज़न वाला देखा है कुछ कुछ जगह पर, वो जब पूछता है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ कौन सी स्टेटमेंट एसोसिएट करती है, तो चीज़ें थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल पर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। लेकिन ऐप के एक फ्री वीडियो है एजुसीकर पर, जहाँ पर आपने बोला था कि पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करता है, एज सच हिस्ट्री कैसे प्रोड्यूस की गई है उसको क्रिटिसाइज करता है, नॉट कि हिस्ट्री को ही रिजेक्ट कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो फूको का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने समझाई। ये आप वीडियो का ना रिकॉर्डेड लेक्चर पीछे अभी जो लाइव समझाया पीछे करके देखना, उसमें समझाया कि वो हिस्ट्री की कौन सी बात करता है, ठीक है। सर क्या ये लाइव क्लासेस डेली होती है? डेली होती है। एक दिन पेपर 1 की होती है, एक दिन पेपर 2 की होती है, तो ये डेली चलती है, वीकेंड पे नहीं होती है। रेस्ट ऑफ द डे हम लाइव क्लासेस चलाते रहते हैं। अब किसी ने आंसर की को लेकर क्वेश्चन किया था, तो वो भी मैं बताता हूँ। स्कोर आप अपनी देख लेना कि 10 में से कितने मार्क्स बने थे, कमेंट करके ज़रूर जाना जब ये वीडियो ख़त्म होगी। आंसर की संभावनाएं कुछ ऐसी हो रही है कि आंसर की हद से ज़्यादा डिले हो गई है। अब लाइव क्लास का टाइमिंग 10 बजे होता है हर रोज़। अगर किसी तरह का कोई डिले होता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। जैसे आज 10:30 शुरू किया, वैसे 10 बजे शुरू करते हैं। आंसर की मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी डिले होने के चांसेस हो गए हैं और होती जा रही है। रीज़न यही है कि जो पेपर लीक के क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, सोशियोलॉजी का पेपर लीक, क्या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि क्या चक्कर हुआ है, तो आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक आंसर की रिलीज़ होने की संभावनाएं कम है। और जिस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रही है, सारी चीज़ें चल रही है, तो एक और पेपर लीक अगर वो वेरीफाई हो गया, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया नेट के पेपर का, तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी जनता आ रखी है, तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाइड होने के चांसेस है। तो डिले करने में ही वो समझदारी समझ रहे हैं, आंसर की को भी और इन्वेस्टिगेशन को भी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस पे अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सरकार से उठाए जा रहे हैं, और उठाए जाने चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन पेपर लेता है, सबको सवाल जो है उठाने चाहिए। जितने ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे, जितना प्रेशराइज किया जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमें बेटर एग्जामिनेशन सिस्टम मिलेगा।
क्योंकि नीट का पेपर भी पहली बार ऐसा नहीं हुआ लीक हुआ है, ठीक है, और नेट का पेपर भी ऐसा नहीं हुआ कि इस साल ही सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले भी 2024 में भी लीक हो गया था। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन रेस कर रही है, आंसर की तब तक डिले करने में ही वो समझदारी समझ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को डिले करने में ही समझदारी समझ रहे हैं। तो बस यही मैंने आपको बताना था। सर प्लीज़ बताए, आज उत्तराखंड में इंजीनियरिंग का पेपर भी लीक हो गया, ये न्यूज़ आ रही है, तो पेपर हर जगह ही लीक हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सुधारनी होगी। सर आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, शायद ये पूछ रहे हैं आप। ओके, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, आप देख सकते हो एजुसीकर टीचर, आप टेलीग्राम पे लिखेंगे ना @ करके, तो मेरा हैंडल वहाँ पर यूज़र नेम आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ पर भी दे रखा है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। अभी के लिए ये स्ट्रीम ऐसे चलता रहेगा तो लंबा होता जाएगा, फ़िलहाल के लिए हम अलविदा रहते हैं। गुड नाइट एवरीवन। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि रात को जब स्क्रॉलिंग का टाइम होता है, रील्स देखने का टाइम होता है, तो आप उस टाइम में से आधा घंटा या 40 मिनट निकालते हो, तो बहुत चीज़ें आप कंसोलिडेट करके जाते हो अपना। तो वो कंसोलिडेट करने का बेनिफिट ये होगा, जब एग्ज़ाम आएगा या जो भी होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो ये 40 to 45 मिनट्स रोज़ रात दे दिया करो स्क्रॉलिंग की बजाय, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। आज मुझे लग रहा है आप लोग गुड नाइट कहने के मूड में हो नहीं, चर्चा पे चर्चा शुरू होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन भी आज आ चुका है, वो कह रहे हैं, ठीक है जी, और उसकी तैयारी में फिर अब आप लग जाइए। ठीक है, अब मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ क्या? आप गुड नाइट कह दीजिए, फिर मैं चलता हूँ, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट। रोशनी कह रही है मैं अभी ऐड हुई हूँ, ठीक है रोशनी, आपको ईमेल आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने की, अदर इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी आपको 48 आवर्स के अंदर। 13 सितंबर में राजस्थान सेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तैयारी आप बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट, बी सीरियस नाउ, बाय।